एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एमएससी 205 का जो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 3 लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और जो भी बच्चे सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो अपलोड करने की बात कर रहे हैं, मैंने पहले से ही प्रीवियस वीडियो बहुत सारे हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअली प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ पर जाके विजिट करके देख सकते हैं। मेरा जो चैनल का नाम है वो डाल के आप सर्च कीजिए, इकोनॉमिक्स डाल के सब्जेक्ट कोड डाल के आ जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय संघवाद में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलन से आप क्या समझते हैं? 14वें और 15वें वित्त आयोग के इन असंतुलन को कम करने के लिए कितनी प्रगति की गई है? तो एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं कैसे डिवाइड किया गया है। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें 14वें और 15वें वित्त आयोग की इन असंतुलनों को कम करने के लिए जो प्रगति की गई है उनमें मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा आपको। और 5 नंबर राजकोषीय संघवाद में जो ऊर्ध्वाधर समझ है उससे आप क्या समझ रहे हैं। और फिर फिर 5 नंबर मिलेगा आपको राजकोषीय संघवाद में क्षैतिज असंतुलन से, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। राजकोषीय असंतुलन किसी सरकार की राजस्व शक्तियों और व्यय जिम्मेदारियों में बेमेल है। राजस्व शक्ति और व्यय जिम्मेदारियां जो है उसमें मेल नहीं खाती है, ठीक है। राजकोषीय संघवाद पर साहित्य में 2 प्रकार के राजकोषीय असंतुलन को मापा जाता है, ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन और क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन। जब राजकोषीय असंतुलन को सरकार के 2 स्तरों केंद्र और राज्य या प्रांत के बीच मापा जाता है तो इसे ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन कहा जाता है। और जब राजकोषीय असंतुलन को सरकारों के बीच एक ही स्तर पे मापा जाता है, मतलब एक ही लेवल पे, इसका मतलब ये एक ही लेवल पे मापा जाता है, तो इसे क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन कहा जाता है, ठीक है। इस असंतुलन को क्षेत्रीय असमानता के नाम से भी जाना जाता है, जबकि क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन के लिए समान हस्तांतरण की आवश्यकता होती है। ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन एक संरचनात्मक मुद्दा है और इस प्रकार सरकारों के 2 वरिष्ठ आदेशों के बीच राजस्व और व्यय जिम्मेदारियों के पुनर्निर्धारण द्वारा इसे ठीक करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे शुद्ध राजकोषीय लाभ में अंतर के रूप में क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन। जब शुद्ध राजकोषीय लाभ मिलती है तो उसमें जो डिफरेंस होता है उससे क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन कैसा पैदा होता है, ठीक है। एक क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन तब उभरता है, जिसे HFI कहते हैं, तब उभरता है जब उपराष्ट्रीय सरकारों के पास अपने कर आधारों से धन जुटाने और सेवाएं प्रदान करने की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। सही बात है, जो उपराष्ट्रीय सरकारें उनके पास अपने कर आधारों से धन जुटाने और सेवाएं प्रदान करने की अलग अलग क्षमताएं होती है। कैपेसिटी उन लोगों की अलग अलग होती है। इसमें शुद्ध राजकोषीय लाभ में अंतर पैदा होता है जो कराधान के स्तर और सार्वजनिक सेवाओं का एक संयोजन है। ये NFB है जो क्षैतिज राजकोषीय असमताओं का मुख्य कारण है, जो बदले में समान अनुदान की आवश्यकता उत्पन्न करते हैं। आमतौर पर अंतर सरकारी राजकोषीय हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार उद्देश्यों में प्रमुख है राजकोषीय क्षमताओं का समानीकरण या क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन का समाधान, ठीक है। इस प्रकार हस्तांतरण प्रणाली सार्वजनिक क्षेत्र में दक्षता को बढ़ावा दे सकती है और अंतर सरकारी प्रतिस्पर्धा के लिए क्षेत्र को समतल कर सकती है। नए इराकी संविधान के प्रारूप में क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन और समानता की चर्चा का विशेष महत्व था। यह मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु था। तेल समृद्धि क्षेत्रों ने राजस्व के पुनर्वितरण को कम करने की मांग की, जबकि अन्य क्षेत्रों ने समान भुगतान को अधिकतम करने की मांग की। तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर। एक विशेष प्रकार की राजकोषीय विषमता के रूप में ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन किस प्रकार की होती है? राजकोषीय संघवाद साहित्य के दायरे में लंबवत राजकोषीय असंतुलन शब्द की विविध व्याख्याएं हैं। हालांकि 2012 में शर्मा के शोध ने यह सुझाव देकर एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है कि VFI को एक विशेष प्रकार की राजस्व व्यय विषमता का उल्लेख करना चाहिए। राजस्व बढ़ाने की शक्ति और कार्यों का अनुचित असाइनमेंट है। इस परिप्रेक्ष्य में स्पष्टता लाने के लिए शर्मा ने वर्टिकल फिजिकल असेसमेंट्री शब्द पेश किया, जिसे बहुस्तरीय राजकोषीय प्रणाली की पहचान के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के पास उपराष्ट्रीय सरकारों की तुलना में अधिक राजस्व तक पहुंच है, जबकि SNG को केंद्र सरकार की तुलना में अधिक व्यय जिम्मेदारियां सौंपी गई है। VAFA को असंतुलन गैप या केवल 2 स्तरीय बीच के राजस्व और व्यय में अंतर के रूप में लेबल करना है या नहीं, यहाँ किसी विशेष समय की किसी विशेष देश के लिए विशिष्ट राजकोषीय संघवाद की राजनीति पर निर्भर करता है। साहित्य का अवलोकन करते हुए उनका मानना है कि VFA 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये जो 3 प्रकार के ऊर्ध्वाधर राजकोषीय विषमता के प्रकार हैं वो ये है। पहला, राजकोषीय असंतुलन के साथ राजकोषीय विषमता। लंबवत राजकोषीय असंतुलन, इसका मतलब है कि राजस्व शक्ति और व्यय जिम्मेदारियों का अनुचित आवंटन। राजस्व जुटाने की शक्ति को पुनः सौंपकर स्थिति का समाधान किया जा सकता है। राजकोषीय असंतुलन के बिना लेकिन राजकोषीय अंतर के साथ राजकोषीय विषमता। लंबवत
लंबवत राजकोषीय अंतर, इसका मतलब है वांछनीय राजस्व व्यय विषमता, लेकिन राजकोषीय अंतर को पाटना इस स्थिति के समाधान संघीय हस्तांतरण के पुनः अंशांकन द्वारा किया जाता है। और राजकोषीय असंतुलन के बिना, राजकोषीय अंतर के बिना राजकोषीय विषमता, राजकोषीय असंतुलन के बिना, राजकोषीय अंतर के बिना राजकोषीय विषमता। लंबवत राजकोषीय अंतर, इसका मतलब है कि राजकोषीय अंतर के बिना वांछनीय राजस्व व्यय विषमता है।